Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are well. So आज हम आए एक नई वीडियो के साथ एंड आज हम स्टार्ट करने वाले जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था लाइक एसेंशियल्स एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लाइक फ्री कंसेंट। एज यू ऑल नो कि फ्री कंसेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एंड राइट। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्री कंसेंट विच इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 14 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सो फ्री कंसेंट जानने से पहले हम लोगों को कंसेंट पता होना चाहिए, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी इसके बारे में डिस्कस किया था। थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं और रिकॉल हो जाएगा जिससे आप सबको। सो सेक्शन 13 में हमें बताया हुआ है 2 or more person are said to consent when they agree upon the same thing in same sense। दो से ज़्यादा लोग अगर एक चीज़ पर अग्री हो रहे हैं, लाइक वो सेम सेंस में उस चीज़ को समझ रहे हैं और सेम थिंग के ऊपर हो रहे हैं, तो उसे हम कंसेंट कहेंगे। लेकिन फ्री कंसेंट क्या है? विच इज़ अ न्यू थिंग, राइट? सो व्हाट इज़ फ्री कंसेंट? कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज़ नॉट कॉज्ड बाय कॉर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। अब ये चीज़ें क्या हैं? अब कॉर्जन जैसे कि हमें पता है सेक्शन 15 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन, तो वन बाय वन हम लोग इनको डीपली डिस्कस करेंगे, राइट? सो हम लोग डिस्कस करते हैं सेक्शन 15 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विच टॉक्स अबाउट द कॉर्जन। सो बेसिकली कॉर्जन मीन्स कंपेलिंग अ पर्सन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर अ प्रेशर और अ थ्रेट। अब कॉर्जन क्या है? कॉर्जन सिंपली मीन्स होता है किसी चीज़ के लिए किसी पर्सन को कंपेल करना, राइट? उसके ऊपर प्रेशर बनाना, उसको थ्रेट करना कि आप अगर ये नहीं करोगे तो ये करेंगे, हम आपको शूट कर देंगे हम। तो उसको हम कंपेल कर रहे हैं किसी चीज़ को करने के लिए, राइट? तो हम उसके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, उसके ऊपर थ्रेट बना रहे हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी कॉज्ड बाय कॉर्जन व्हेन इट इज ऑब्टेन्ड बाय, ये नीचे दी हुई चीज़ है, कमिटिंग एनी एक्ट विच इज़ फॉरबिडन बाय आईपीसी। अब आप उसे ऐसा कोई एक्ट करने के लिए बोल रहे हो जो कि फॉरबिडन बाय आईपीसी है, राइट? वो आईपीसी में टोटली मना किया हुआ है करने के लिए, लेकिन आप तब भी उसे कमिट करने के लिए फोर्स कर रहे हो, राइट? कोई थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट, आप उसको थ्रेटन कर रहे हो कि आप ये करो, कमिट करो, ये एक्ट कमिट करो, जो कि आईपीसी में फॉरबिडन है, राइट? अनलॉफुल डिटेनिंग ऑफ एनी प्रॉपर्टी, आप उसको शूट करके आप कोई उसकी प्रॉपर्टी डिटेन करोगे, नहीं आपने अगर ऐसा नहीं किया तो मैं ऐसा कर दूंगा आपकी प्रॉपर्टी के साथ, राइट? तो उसको हम थ्रेट कर रहे हैं, कंपेल कर रहे हैं किसी चीज़ को करने या ना करने के लिए। इसे एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, इजी वे में आपको समझ में आएगा। ए थ्रेटन्स टू शूट बी। अब ए ने इसको थ्रेटन किया कि बी मैं तेरे को शूट कर दूंगा इफ़ बी डज नॉट अग्री टू सेल हिज प्रॉपर्टी। अगर तूने मुझे अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेची तो मैं तेरे को शूट कर दूंगा। तो ये क्या है? कंपेल कर रहे हैं मुझे कुछ चीज़ करने के लिए, थ्रेटन उसको दे रहे हैं, राइट? थ्रेटनिंग कर रहे हैं टू ए एट अ स्टेटेड प्राइस, कुछ प्राइस उसने बोला। बीस कंसेंट, अगर उसने कंसेंट, ऑब्वियसली बात है, अब उसकी शूट कर रहा है कोई बंदा तो वो कंसेंट ऑब्वियसली बात है उसमें देगा। बीस कंसेंट इन दिस केस इज सेड टू बी ऑब्टेन्ड बाय कॉर्जन। अब उसकी कंसेंट क्या है यहाँ पर? उसकी कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं है, उसकी कंसेंट कॉर्जन बाय कॉर्जन ली गई है। तो क्या है जो अभी वो उसको बाद में वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सकता है। तो यानी अभी उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि वन ऑफ द एसेंशियल इज फ्री कंसेंट होना चाहिए पार्टी का जिससे कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अब उसको एक केस लॉ की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पे बताया हुआ है इस केस लॉ में, अ हिंदू विडो वॉज फोर्स टू अडॉप्ट अ चाइल्ड। अब उसको फोर्स किया जा रहा है कि एक चाइल्ड को आप अडॉप्ट करो अंडर द थ्रेट। उसके ऊपर क्या कर रहे हैं? थ्रेट कर रहे हैं उसको, दैट द डेड बॉडी ऑफ हर हस्बैंड वुड नॉट बी अलाउड टू बी रिमूव अदरवाइज। अगर आपने अडॉप्ट नहीं किया इस चाइल्ड को तो आपकी जो हस्बैंड की डेड बॉडी आपको ले जाने नहीं दिया जाएगा। सब्सिक्वेंटली शी अप्लाइड फॉर द कैंसिलेशन ऑफ अडॉप्शन। तब तो उसने ठीक है कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, लेकिन बाद में उसने क्या किस चीज़ के लिए अप्लाई किया? कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया। सो इट वॉज हेल्ड that her consent was obtained by coercion and adoption was set aside। उसको set aside कर दिया गया। समझ रहे हो आप? तो ये क्लियर हुआ? नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। undue influence which is defined under section 16 of Indian contract। Now undue influence, a contract is said to be induced by under influence where the relations subsisting between the parties are such that one of the parties is in a position to dominate the will of other and uses that position to obtain an unfair advantage over the other। बेसिकली इसका सिंपल अगर मीनिंग समझें तो किसी को गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करना, किसी भी पर्सन को कुछ भी करने के लिए अनफेयर तरीके से उसको इन्फ्लुएंस करना, राइट?
अभी अगर हम इसकी बात करें, अ पर्सन इज डीम्ड टू बी इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर। अगर कोई पर्सन एक ऐसी पोजीशन में जिससे कि वो सामने वाले की विल को डोमिनेट कर सकता है, लाइक उसे कोई अपेरेंट अथॉरिटी अगर उसके पास है, लाइक वो सुपीरियर है उससे थोड़ा, और दूसरा वाला थोड़ा उससे कम पावर रखता है, तो वो उसकी विल को डोमिनेट कर सकता है, राइट। सो वेयर ही होल्ड द रियल और अपेरेंट अथॉरिटी ओवर द अदर, or where he stand in a fiduciary relationship. Fiduciary relation means trust and confidence relation to the other, or where he makes a contract with a person whose mental capacity is temporarily or permanently affected by reason of age, illness or mental bodily distress. तो इस केस में भी अनड्यू इन्फ्लुएंस मान जाएगा। अगर वो पर्सन इल है, मेंटल उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है, बॉडली डिस्ट्रेस है, एज की वजह से वो है, तो उस केस में भी उसके डोमिनेंट पोजीशन बन जाएगी दूसरे पर्सन की, राइट, उसकी विल के ऊपर, सेकेंड पर्सन की, राइट। द अग्रीव्ड पार्टी मस्ट प्रूव दैट द अदर पार्टी वॉज इन अ पोजिशन टू डोमिनेट हिज विल एंड ही एक्चुअली यूज्ड हिज इन्फ्लुएंस टू ऑब्टेन अनफेयर एडवांटेज। और तो सेकेंड पार्टी जो है वो उस जो चीज़ है उसका फ़ायदा उठाएगी अनफेयर एडवांटेज गेन करने के लिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अभी कोई एक पर्सन है, वो यंग है एंड द सेकेंड पर्सन इज़ थोड़ा इल है, थोड़ा सा एजड भी है, ठीक है, तो उसकी विल को ईजिली डोमिनेट किया जा सकता है दूसरे जो एजेड पर्सन है, राइट। तो वो अपनी विल उस पर थोपेगा, राइट। सो कुछ भी काम कराने के लिए कि मैं आपको शूट कर दूंगा, तो वो इल भी है, तो इल है, ऊपर से एजेड भी है, तो उसकी विल को आसानी से डोमिनेट किया जा सकता है। तो इस केस में ओके, द थर्ड वन इज व्हेन द प्रिजम्पशन ऑफ इन्फ्लुएंस इज रेज्ड। अब ये रेज्ड कहाँ होती है? द प्रिजम्पशन ऑफ अंडर इन्फ्लुएंस इज रेज्ड इन द फॉलोइंग केसेस: फादर एंड सन के रिलेशन में, गार्जियन, बोर्ड, ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी, रिलीजियस गुरु एंड डिस्पाइल। तो अगर हम केस लॉ की हेल्प से इसको समझें तो इसमें क्या बताया हुआ है? इन दिस केस द प्लेंटिफ, अ मेंटली इन्फर्म पर्सन, एक इन्फर्म पर्सन है, राइट, मेंटली इन्फर्म पर्सन, केपेबल ऑफ प्रोटेक्टिंग हिज इंटरेस्ट, और वो प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है अपने इंटरेस्ट को कि उसके लिए क्या अच्छा है, नहीं अच्छा है, वो नहीं कर सकता है, वो इस पोजीशन में ही नहीं है, एंड टोटली डिपेंडेंट ऑन द डिफेंडेंट्स, और उन सब चीज़ों के लिए वो डिफेंडेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। इट वॉज फाउंड दैट द डिफेंडेंट्स हैड ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज and the gift deed was not attested by two witnesses, held that the settlement deed was liable to be set aside on the ground of undue influence. Like उसमें वही उनके डिफेंडेंट्स थे और जो पर्सन थे वो एजेड थे, लाइक मेंटली इल भी थे। तो उस केस में क्या हुआ कि जो डिफेंडेंट्स हैं वो डोमिनेट कर सकते थे उनके विल, और किस चीज़ के लिए? अनफेयर एडवांटेज चाहते थे वो उनसे। तो इस केस में क्या हुआ कि उसको हेल्ड हुआ ये चीज़ कि वो अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू इनकी कंसेंट ली गई है, तो विच इज़ नॉट a valid contract, right? Now we have the next ingredients, which is fraud, which is defined under section 17. So the term fraud means a false representation. आप किसी के सामने false represent कर रहे हो किसी चीज़ को, मतलब वो चीज़ वो नहीं है, आप उसको गलत तरीके से उस चीज़ को बता रहे हो, राइट, उसका falsely रिप्रेजेंट कर रहे हो। ऑफ फैक्ट मेड विलफुली विद अ व्यू टू डिसीव अनदर पार्टी। आप वो विलफुली कर रहे हो, लाइक मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास जो हॉर्स है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, एंड ये है उसके अंदर क्वालिटी, उसकी वो बहुत अच्छा मतलब लाइक विनर टाइप्स है। तो उस केस में क्या होगा अगर वो ऐसा नहीं है, लाइक वो उसकी टांग टूटी हुई है, राइट, उसकी टांगों में प्रॉब्लम है कुछ, तो वो चीज़ मैं उनको नहीं बता रही हूँ और उसको मैं गलत तरीके से पेश कर रही हूँ कि हाँ ये बहुत अच्छे से दौड़ लेता है या बहुत अच्छा रनर अप है। तो उस केस में मैं क्या कर रही हूँ? फॉल्सली रिप्रेजेंट कर रही हूँ अपने हॉर्स को, राइट। फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट कमिटेड बाय अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट और विद हिज कन्विंस और बाय हिज एजेंट्स विद इंटेंट टू डिसीव अनदर पार्टी देयर टू हिज एजेंट और टू इंड्यूस हिम टू एंटर इन टू द कॉन्ट्रैक्ट। लाइक मैंने उसको फॉल्सली रिप्रेजेंट किया कि ये मेरे पास उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मेरे पास जो हॉर्स है, और मैंने उसको फॉरवर्डली क्या किया? रिप्रेजेंट किया दूसरे के सामने, और विलफुली किया। ये मैंने इनोसेंटली नहीं किया, विलफुली किया उसको डिफ्रॉड करने के लिए, राइट। तो वो किस तरह से दिया जाता है? फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट मैंने किया। द एक्टिव कंसीलमेंट, मैंने कुछ चीज़ें छुपा ली, कंसील कर ली फैक्ट्स को। प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन टू परफॉर्म, मैंने कोई ऐसा प्रॉमिस कर लिया कि मुझे इंटेंशन कभी थी नहीं उस चीज़ को मैं परफॉर्म करूँगा। एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, कोई ऐसा एक्ट कर दिया जो कि डिसीव करने के लिए काफ़ी है। एनी एक्ट और ओमिशन विच द लॉ डिक्लेयर्स एज फ्रॉडुलेंट, या कोई ऐसा एक्ट है, ओमिशन है जो कि लॉ में भी डिक्लेयर है फ्रॉड है, फ्रॉड की कैटेगरी में आता है, ठीक है। व्हेन साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड, अब साइलेंस को हम फ्रॉड कैसे मान सकते हैं, राइट? कब मानेंगे? इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस साइलेंस विल अमाउंट टू फ्रॉड
साइलेंस इज फ्रॉड इफ द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस कास्ट अ ड्यूटी अपॉन द पर्सन कीपिंग साइलेंस टू स्पीक, राइट। व्हेन अगर उसकी ड्यूटी थी किसी, जैसे फॉर एग्जांपल ए पर्सन है, उसकी ड्यूटी है कि सामने वाले पर्सन को जो कोई कार बाय करने आया है तो उसको बताए कि इसमें ये फीचर्स हैं और इसमें ये शॉर्ट कमिंग्स है, तो राइट उसको बताना होता है कि ये चीज़ें उसमें हैं और ये चीज़ें नहीं हैं। तो आपकी वहाँ ड्यूटी बनती है कि आपको इसके ब्रेक खराब है, ये आपकी ड्यूटी है। साइलेंस इज फ्रॉड वेयर साइलेंस इन इटसेल्फ इज इक्वलेंट टू स्पीच, राइट। इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। लाइक बी सेज टू ए, इफ यू डू नॉट डिनाई इट आई शैल अज्यूम दैट द हॉर्स इज साउंड, राइट। ए सेज नथिंग, हियर ए साइलेंस इज इक्वलेंट टू स्पीच, so in this case the relation between the parties would make it A's duty to tell B if horse is unsound। तो इसमें ड्यूटी थी, ठीक है, उसको बोलने की, लेकिन वो चुप रहा, तो यहाँ पे क्या हुआ, वो उसकी स्पीच मान ली गई, इक्वलेंट टू स्पीच मान लिया गया। हाफ ट्रूथ, आप अगर आधा सच बता रहे हो, किसी पार्टी को कोई परचेज करना है, मोटरसाइकिल परचेज करना है या कार परचेज करना है, उसको आप आधी चीज़ें बता रहे हो, राइट, हाफ ट्रूथ बता रहे हो। इफ़ द पार्टी कीपिंग साइलेंस वॉलंटियर्स टू डिस्क्लोज अ स्टेट ऑफ फैक्ट पार्टली, आप आधी चीज़ें बता रहे हो, एज अ रिजल्ट ऑफ विच the undisclosed part renders the disclosed part false, then there is a duty cast upon him to disclose the full facts। तो आपकी ड्यूटी है कि आप वो फुल फैक्ट्स उसके सामने रखो। एंड जैसे कि आप कार ही परचेज करने जा रहे हो, ठीक है, तो आप उसे बताओ कि इसके यहाँ पर ब्रेक ख़राब हैं, इसके क्लच में प्रॉब्लम है, तो आप उसको बताओ, ये आपकी ड्यूटी बनती है, राइट। आप उसको हाफ ट्रूथ नहीं बता सकते हो। चेंजेस द सर्कमस्टांसेस, देयर मे बी अ सिचुएशन व्हेन अ रिप्रेजेंटेशन वाज ट्रू। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने जो रिप्रेजेंट किया है वो ट्रू फैक्ट था, लेकिन कुछ टाइम बाद जाकर वो ट्रू नहीं रहता है, लाइक चेंजेस ऑफ सर्कमस्टांसेस की वजह से, तो इन केसेस में भी वो वॉइडेबल डिक्लेयर हो सकता है। इन सच अ केसेस अ ड्यूटी इज कास्ट अपॉन द पर्सन हु मेड द रिप्रेजेंटेशन टू डिस्क्लोज द चेंज इन सर्कमस्टांसेस टू द, उसको ड्यूटी है कि उसको बताए बाद में कि ऐसा हो गया है, ठीक है। इफ़ अ सेलर फेल्स टू इन्फॉर्म द बायर एज टू लेटेंट डिफेक्ट इन द गुड्स हिज साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड। अब सेलर ने भी नहीं बताया बायर को जो परचेज करा कि डिफेक्टिव है कुछ उसकी गुड्स हैं, तो उसको भी क्या मानेंगे हम, फ्रॉड की कैटेगरी में रखेंगे। इफ़ अ ट्रस्टी डज नॉट मेक फुल डिस्क्लोजर, आपने फुल डिस्क्लोजर नहीं किया फैक्ट्स का, तो यहाँ पर भी आपको क्या मानेंगे, फ्रॉड मानेंगे, ठीक है। आप केस लॉस की हेल्प से इसको समझते हैं। ए लेट हिज हाउस टू बी विच बी न्यू वॉज इन अ रिमनेस कंडीशन, तो ए को पता है कि वो अपना हाउस दे रहा है बी को, तो वो पता है कि उसकी कंडीशन ख़राब है। ए ऑल्सो न्यू दैट बी इमिडिएटली इज गोइंग टू ऑक्यूपाई हिज हाउस, और ए को भी ये बात पता है कि वो इसको ऑक्यूपाई करने वाला है इमीडिएटली, राइट। ए डज नॉट डिस्क्लोज द कंडीशन ऑफ द हाउस टू बी, लेकिन ए ने इसको डिस्क्लोज नहीं की कंडीशन बी को इसके बारे में, लेकिन बी को तो ऑलरेडी पता है ना उस चीज़ के बारे में कि इसकी कंडीशन ख़राब है। इट वॉज हेल्ड दैट द he had committed no fraud, इन केस में उसको फ्रॉड नहीं मानेंगे, राइट। द नेक्स्ट टॉपिक इज misrepresentation which is defined under section 18, I'm sorry। सो द टर्म मिसरिप्रेजेंटेशन मीन्स अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, आप फॉल्स रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहाँ पे फॉल्स रिप्रेजेंटेशन आपकी इनोसेंटली हो रही है, राइट। द टर्म मिसरिप्रेजेंटेशन मीन्स अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट मेड इनोसेंटली और नॉन डिस्क्लोजर ऑफ अ मटेरियल ऑफ फैक्ट विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव द अदर पार्टी। यहाँ आपकी कोई इंटेंशन ऐसी नहीं है कि आप दूसरी पार्टी को डिसीव करो, राइट, धोखा दो। तो यहाँ पर आप इनोसेंटली जो भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, फैक्ट्स बता रहे हो जो भी पार्टी को, वो आप फॉल्स ज़रूर है, लेकिन आपकी कोई इंटेंशन नहीं है, आप इनोसेंटली, आपको खुद भी उसके बारे में नहीं पता है जो आप डिस्क्लोज कर रहे हो, राइट। अगर एसेंशियल एलिमेंट्स की बात करें मिसरिप्रेजेंटेशन के, तो उसमें क्या क्या वो हैं, द मिसरिप्रेजेंटेशन मस्ट बी फैक्ट के बारे में होनी चाहिए, इट मस्ट बी मेड बिफोर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले हो, एंड इनोसेंटली हो, विदाउट द इंटेंशन टू टीज, तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स बेसिकली इसमें हैं, ठीक है। एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं, देख लीजिए। ए सेल हिज हॉर्स टू बी विच इज़ अनसाउंड, उसने सेल किया बी को ये हॉर्स जो कि अनसाउंड है, बट ए हिमसेल्फ डज नॉट नो अबाउट द फैक्ट, बट ए को भी खुद नहीं पता था उसके बारे में कि वो अनसाउंड है। ही टेल्स बी दैट द हॉर्स इज साउंड, देयर इज अ मिसरिप्रेजेंटेशन, तो इसको मिसरिप्रेजेंटेशन मान लेंगे, लेकिन उसको खुद भी नहीं था, वो इनोसेंटली कर रहा है, राइट। अब नेक्स्ट है हमारे पास मिस्टेक, ठीक है। मिस्टेक इज एन इनरमस बिलीफ कंसर्निंग समथिंग, मिस्टेक मे बी बाय लॉ और फैक्ट्स। मिस्टेक हमारी दो तरीके से की जा सकती है, बाय लॉ भी हो सकती है, बाय फैक्ट्स की हो सकती है। तो पहले मिस्टेक ऑफ लॉ एक बार देख लेते हैं। मिस्टेक ऑफ लॉ इन फोर्स इन इंडिया, अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल,
यहाँ पे आप गौर करिएगा, कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट वॉइडेबल, उसे वॉइडेबल नहीं मान सकते बिकॉज इट वॉज कॉज्ड बाय अ मिस्टेक एज टू एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया, क्योंकि वो लॉ इन्फोर्स कर रहा है इंडिया में, बट मिस्टेक एज टू लॉ नॉट इन फोर्स इंडिया। अगर फॉरेन लॉ है तो उसके अंदर उसको हम मिस्टेक ऑफ फैक्ट मिस्टेक ही मानेंगे, राइट। उसको अगर हम इंडिया में है तो उसको नहीं मान सकते, उसको वॉइडेबल डिक्लेयर नहीं कर सकते, बट अगर वो मिस्टेक एज टू लॉ नॉट इन फोर्स इन इंडिया हैज़ द सेम इफेक्ट एज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, राइट। तो अगर बाहर का कोई लॉ है तो उसमें हम उसको मिस्टेक ही मानेंगे, लेकिन इंडियन लॉ में उसको मिस्टेक नहीं मानेंगे, राइट। मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ, मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल, उसको वॉइडेबल बना देते इफ देयर इज अ बायलैटरल मिस्टेक, बायलैटरल मीन बोथ द साइड्स, फ्रॉम बोथ द साइड्स, राइट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स की बात करें, इसको यूनिलैटरल भी हो सकती है और बायलैटरल भी हो सकती है। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉज बाय मिस्टेक ऑफ वन पार्टी एज टू मैटर ऑफ फैक्ट, एक फर्स्ट पार्टी या सेकंड पार्टी जो भी है, वन पार्टी की तरफ से अगर मिस्टेक हो गई, अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल, तो वॉइडेबल उसे नहीं डिक्लेयर किया जाएगा, मेनली बिकॉज इट वॉज कॉज्ड बाय वन ऑफ द पार्टीज टू इट ब्रिंग अंडर अ मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट, तो उसको डिक्लेयर नहीं करेंगे वॉइड। बायलैटरल मिस्टेक की बात करें, बायलैटरल मिस्टेक इज अ मिस्टेक फ्रॉम बोथ द साइड्स, राइट, विच मे बी अ कॉमन मिस्टेक और अ म्यूचुअल मिस्टेक। मिस्टेक इज कॉमन वेयर बोथ द पार्टीज मेक द सेम मिस्टेक, द अग्रीमेंट इज वॉइड, तो वो वॉइड ही हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, जब दोनों की मिस्टेक है, बोथ द साइड्स है, तो वो मिस्टेक वॉइड ही हो जाए, वो एग्रीमेंट ही वॉइड हो जाएगा। एग्जाम्पल की हेल्प से इसे देख लेते हैं। एक्स बाइज अ पेंटिंग बिलीविंग दैट इट टू बी वर्थ ऑफ 50,000, उसने सोचा कि 50,000 रुपीज़ की है, वाइल इन फैक्ट इट इज़ वर्थ ओनली 5,000, वो 5,000 की थी। द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइड एज ओनली एक्स मेकिंग मिस्टेक, तो इसको हम यहाँ वॉइड नहीं मान सकते क्योंकि सिर्फ एक्स ने मिस्टेक करी, राइट। सो thanks for watching. If you found this video helpful, please do like, comment and share, and don't forget to subscribe my YouTube channel. Thank you so much.